एपोप्टोसिस होती क्या है? एपोप्टोसिस है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। मतलब कि सेल प्रोग्राम इस तरह से हुआ है कि उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो एपोप्टोसिस है वो एटीपी और कैस्पेस डिपेंडेंट है। ठीक है, ये बार बार पूछा गया है। एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ कंट्रोल्ड बाय जीन्स। ठीक है, जब जीन्स जो है वो इस तरफ लेके जाती हैं कि एपोप्टोसिस हो जाए तो एपोप्टोसिस हो जाती है। ठीक है, और एपोप्टोसिस जो है वो अफेक्ट करती है सिंगल सेल को या फिर स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स को, जबकि नेक्रोसिस जो थी वो एक लार्ज ग्रुप ऑफ सेल्स को कर रही थी। ठीक है, और एक और चीज़, एपोप्टोसिस में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं सेट इन होती जब सेल की डेथ होती है। ठीक है, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है। तो ये तो हैं बेसिक पॉइंट्स एपोप्टोसिस के। अब एपोप्टोसिस जो है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है इसके मैकेनिज्म को समझने से पहले वो ये है कि दो जीन्स सिर्फ याद रख लें जो पूछी गई हैं आज तक। एक है BCL2। BCL2 जीन जो होती है इसने इनहिबिट करना होता है एपोप्टोसिस को। ठीक है, और एक है जीन बैक्स, BAX या बैक भी कहते हैं इसे, BAK, इसने एपोप्टोसिस इंक्रीज करनी होती है। तो अगर BCL2 जीन को हम इनएक्टिव कर देंगे, ठीक है, और बैक्स जीन एक्टिव हो जाएगी तो उसकी वजह से एपोप्टोसिस ज़्यादा हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, एक और चीज़ अब आपने याद रखनी है इस पे जाने से पहले कि अगर ये आपका पूरा सेल है, ठीक है, ये पूरा सेल है आपका, ठीक है, इसके अंदर हमने बना दिया जी ये माइटोकॉन्ड्रिया आ गया आपका। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया के यहाँ पे आ गया आपका BCL2। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये होता है साइटोक्रोम C। ठीक है, ये जो डॉट्स बनाई हैं साइटोक्रोम C हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ आपके जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें होते हैं कैस्पेजेस। ठीक है, अब एपोप्टोसिस का एंड कहाँ पे होना है, सेल डेथ एपोप्टोसिस में होती कैसे है? ठीक है, ये अगर कैस्पेजेस किसी वजह से एक्टिवेट हो जाएं तो फिर अल्टीमेटली वो एक्टिवेट कर देते हैं प्रोटीएजेस को और एंडोन्यूक्लियेसिस को। प्रोटीएजेस साइटोस्केलेटन को डैमेज करती हैं, एंडोन्यूक्लियेसिस DNA को, और अल्टीमेटली सेल डेथ हो जाती है। ठीक है, ये मैं आगे आपको जाके बताता हूँ। तो कैस्पेजेस को एक्टिवेट करने के दो तरीके हैं, एक है इंट्रिंसिक पाथवे, एक है एक्सट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, इंट्रिंसिक पाथवे में तो ये होता है कि ये जो आपका BCL2 है ये इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, और बैक्स के थ्रू, ठीक है, वो साइटोक्रोम C लीक होता है बाहर माइटोकॉन्ड्रिया से इनटू द साइटोप्लाज्म, और वो अल्टीमेटली एक्टिवेट करता है कैस्पेजेस को। ठीक है, और कैस्पेजेस आगे एपोप्टोसिस करवा देते हैं। ये तो हो गया आपका इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक में क्या होता है कि आपका जब फास्ट लाइगेंड या TNF अल्फा जो है वो आके अटैच होता है ना रिसेप्टर्स पे। ठीक है, तो अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं ट्राइमराइजेशन। ठीक है, ट्राइमराइजेशन से आपका जो इसके नीचे एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं FADD। ये एवरी डिटेल्स में बता रहा हूँ कि आप चलें आपको पता हो कि हो क्यों रहा है। फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन ये एक्टिव होती है तो ट्राइमराइजेशन होती है, और कैस्पेस जो 8 है ना, ठीक है, कैस्पेस 8 एक्टिवेट होता है जो कि बाकी कैस्पेस को एक्टिवेट करके फिर डेथ करवा रहा होता है। ठीक है, और ये है एक्सट्रिंसिक पाथवे जो साइड पे बनाया है, और ये था इंट्रिंसिक पाथवे जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से लीक हो रहा है। इसके अंदर इंट्रिंसिक में कैस्पेस 9 एक्टिवेट होता है। ठीक है, याद कैसे रखना है मैं आपको बताता हूँ अभी। इंट्रिंसिक में, ठीक है, कैस्पेस कौन सा है 9, तो इंट्रिंसिक 9 में INR है, और एक्सट्रिंसिक में कैस्पेस कौन सा जो पहले एक्टिवेट हो रहा है वो है 8।
ई से एक्सट्रिंसिक, ई से 8, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं ये होता क्या है, ठीक है। एक है इंट्रिंसिक, एक है एक्सट्रिंसिक, ठीक है। दोनों ने आके मिलना कहाँ पे है कि जब कैस्पेजेस 3, 6 और 7 एक्टिवेट होते हैं और वो फिर एक्टिवेट करते हैं प्रोटीएजेस को और एंडोन्यूक्लियसेस को। प्रोटीएजेस जो है वो साइटोस्केलेटन को तबाह करते हैं, एंडोन्यूक्लियसेस डीएनए को तबाह करते हैं और अल्टीमेटली हो जाती है सेल डेथ जिसमें कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती, ठीक है। अब इंट्रिंसिक में मैंने आपको अभी बताया कि कौन सा अल्टीमेटली कैस्पेस एक्टिवेट होना है, कैस्पेस 9 जिसने कैस्पेस 3, 6, 7 को एक्टिवेट करना है, और एक्सट्रिंसिक में कैस्पेस 8 जिसने 3, 6, 7 को एक्टिवेट करना है। अब इंट्रिंसिक में मैंने आपको बताया है कि अगर ग्रोथ फैक्टर कम होता है, ठीक है, तो BCL2 कम होता है, BCL2 कम होता है और BAX बढ़ जाता है, ठीक है। BAX बढ़ता है, ठीक है, तो उसने माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी इंक्रीज कर दी और साइटोक्रोम C जो है वो बाहर लीक हो गया, ठीक है। साइटोक्रोम C बाहर लीक हो गया इनटू द साइटोप्लाज्म। साइटोक्रोम C जब लीक हुआ तो उसने कैस्पेस 9 को एक्टिवेट किया और आगे ये सारा जगह चल पड़ा। एक्सट्रिंसिक में क्या था, सिंपल फास्ट लाइगेंड जो है वो बाइंड किया विद द रिसेप्टर, ठीक है, या TNF अल्फा बाइंड किया विद द रिसेप्टर, ट्राइमराइजेशन हुई, ठीक है, फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन एक्टिवेट हुई और उसने कैस्पेस 8 को एक्टिवेट किया जिसने आगे कैस्पेस 3, 6, 7 के थ्रू फिर वही वाला काम हो गया। मतलब कि इसमें आपने एक तो ये याद रखना है कि ग्रोथ फैक्टर जो है वो इंट्रिंसिक फैक्टर के इंट्रिंसिक पाथवे के साथ एसोसिएटेड है और फास्ट लाइगेंड या TNF अल्फा जो है वो एक्सट्रिंसिक के साथ। फिर इंट्रिंसिक में साइटोक्रोम जो कैस्पेस है वो 9 है, ठीक है, और एक्सट्रिंसिक में कैस्पेस जो है वो 8 है, बाकी आगे कॉमन पाथवे है। तो ये है आपका एपोप्टोसिस का पूरा मैकेनिज्म, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसमें यही था कि जी इसमें एक्टिवेट किस कैस्पेस से हो रहा है और दो पाथवेज एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक आपको पता होने चाहिए, ठीक है। बाकी ये प्रोग्राम सेल डेथ है, इसमें इन्फ्लेमेशन नहीं होती, ठीक है। ये थोड़ा सा इसका ओवरव्यू था। अब चलते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ। इसकी एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल में सबसे पहले जो चीज़ आती है, आपको पता है कि अब जो नेक्रोसिस थी वो तो होती हमेशा पैथोलॉजिकल थी ना, ठीक है। एपोप्टोसिस फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है, पैथोलॉजिकल भी हो सकती है, ठीक है। जो है फिजियोलॉजिकल मतलब कि जो नॉर्मली हो सकती है, पैथोलॉजी नहीं है। एक तो है एंडोमेट्रियल शेडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। अच्छा, इस पे बहुत बहस हुई है, ठीक है। लोग कहते हैं कि जी ये नेक्रोसिस है, ये एपोप्टोसिस है। पैथोमा में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि एंडोमेट्रियल शेडिंग जो है वो एपोप्टोसिस की वजह से हो रही है, ठीक है। ये याद रखनी है चीज़ आपने। उसके अलावा ब्रेस्ट की रिग्रेशन आफ्टर लैक्टेशन, ठीक है, वो भी एपोप्टोसिस है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। उसके अलावा जो एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान, ठीक है, जो सेल डेथ होती है वो एपोप्टोसिस होती है। फॉर एग्जांपल आपके डिजिट्स के जो है ना वो अंदर जो स्पेस बनती है इंटरडिजिटल स्पेस, ठीक है, वो एपोप्टोसिस की वजह से बन रही होती है, ठीक है। उसके अलावा आपकी आ जाती है जी CD8 पॉजिटिव मीडिएटेड टी सेल मीडिएटेड किलिंग ऑफ वायरल इन्फेक्टेड सेल्स, ठीक है। जो वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स हैं ये फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस, एक तो एंडोमेट्रियल शेडिंग, एक ब्रेस्ट की रिग्रेशन, एक एम्ब्रियोजेनेसिस और एक वायरल सेल्स की डेथ, ठीक है, जो वायरस से इन्फेक्ट हो गए हैं। अब पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस कहाँ कहाँ पे होती है? पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस जो है ना याद रखनी है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना वो है वायरल हेपेटाइटिस। और वायरल हेपेटाइटिस में जो एक नहायत ही इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है ना वो क्या है पता है आपको? वो है काउंसिलमैन बॉडीज़। काउंसिलमैन बॉडीज़, ठीक है, ये मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है, ठीक है। तो काउंसिलमैन बॉडीज़ होंगी इन एपोप्टोसिस, जहाँ पे काउंसिलमैन बॉडीज़ आ जाए एपोप्टोसिस ठीक करने, ठीक है।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ में भी एपोप्टोसिस होती है, ठीक है। बस आप, लेकिन ये वायरल हेपेटाइटिस तो मस्ट है आपके लिए याद रखना, ठीक है। इसलिए मैं एक ही बहुत क्लियरली लिख रहा हूँ कि काउंसिलमैन बॉडीज़ होंगी वायरल हेपेटाइटिस में और इसमें होगी एपोप्टोसिस। अब ये है प्रोसेस, देखिए सेल जो है ना वो डैमेज्ड, स्ट्रेस्ड और ट्रिगर्ड और बाय बॉडी सिग्नल्स बिगिन एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस शुरू हुई तो सेल बिगिन्स टू श्रिंक एंड फॉर्म ब्लेब्स, ये साइड पे ब्लेब्स बन जाती हैं, ठीक है। प्रोटीन्स आर एक्टिवेटेड टू ब्रेक डाउन सेलुलर कंपोनेंट्स, ये वो प्रोटीएजेस और एंडोन्यूक्लियसेस की बात हो रही है, ठीक है। एंजाइम ब्रेक डाउन द न्यूक्लियस एंड द सेल एमिट्स सिग्नल्स टू अट्रैक्ट द मैक्रोफेजेस, ठीक है। अब मैक्रोफेजेस आएंगे और वो एनगल्फ कर लेंगे, क्या कहते हैं, द सेल ब्रेक्स इनटू सेवरल स्मॉलर पीसेस कंटेनिंग द सेल कंपोनेंट्स एंड डिस्ट्रॉयड न्यूक्लियस, ठीक है। अब यहाँ पे ही आपकी बनेंगी काउंसिलमैन बॉडीज़। काउंसिलमैन बॉडीज़ जो हैं वो हाईलाइन बॉडी होती है या इसको एपोप्टोटिक बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। और ये ग्लोब्यूल है जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि वाकई वो सेल एपोप्टोसिस उसकी हो रही है और उसकी डेथ हो रही है, ठीक है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है ना, वायरल हेपेटाइटिस में आपको बता चुका हूँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है येलो फीवर। ये दोनों में, इन दोनों चीज़ों में काउंसिलमैन बॉडीज़ होती हैं, ठीक है। उसके बाद मैक्रोफेजेस जो है वो एनगल्फ करते हैं, जो आपके स्मॉलर पीसेस बनते हैं सेल के, ठीक है, और रिमूव कर देते हैं बॉडी से, इसीलिए इन्फ्लेमेशन सेट इन नहीं होती, ठीक है। तो ये वाला सारा प्रोसेस मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। अब चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ जो एपोप्टोसिस के बारे में पूछे गए हैं। एक तो वही है कि जहाँ पे आपने काउंसिलमैन बॉडीज़ देख लिया, आपने एपोप्टोसिस कर दिया, ठीक है। और एक शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, मैं तो इसको एपोप्टोसिस ही कंसिडर करूँगा क्योंकि बेसिकली जो है ना यू वर्ल्ड में एपोप्टोसिस है, पैथोमा में एपोप्टोसिस है, गोल्जन में एपोप्टोसिस है, लेकिन गेनोंग और गाइटन जो है वो उसको नेक्रोसिस कहते हैं। तो अब ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने किसको फॉलो करना है। मैं तो ज़्यादा इसको एपोप्टोसिस में ही कंसिडर करूँ।